So today I am going to start the topic reference electrode or the standard electrode. Reference electrode क्या होता है? The electrode which electrode potential is known that is called reference electrode. जैसे आप किसी कपड़े की शॉप पे जाते हो और आपको मान लो कपड़ा लेना है 5 मीटर, तो आप जो है आपने दुकानदार से बोला कि हमको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वह एक स्केल निकालता है और उसी स्केल से वो मेजर करके आपको 5 मीटर दे देता है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन होता है, उसकी मदद से हम ऐसे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं जो अननोन है। जैसे हमने जिंक कॉपर सेल में देखा था कि जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा ये हमें नहीं पता था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है तो हम पता लगा लिए कि एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन ड्यू टू अपोजिट चार्जेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेक्स प्लेस, बाय दैट एनर्जी इज रिलीज्ड विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है SHE। SHE क्या होता है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब पहले हम लोग जान लें कि SHE बना कैसे होता है। तो SHE बना होता है कि इसमें एक जो है इस तरह से एक मान लो कंटेनर है और इसमें एक प्लेटिनम का वायर होता है, नीचे एक परफोरेटेड मतलब जिसमें होल्स बने होते हैं, प्लेटिनम की प्लेट होती है और इसको एक स्टील के कवर से ऐसे ढका होता है। यहाँ से ओपनर बना होता है और इसके अंदर भरा होता है आपका डाइल्यूट H2SO4। इसके अंदर भरा होता है डाइल्यूट H2SO4 ये होता है और ये वायर होता है, दिस इज द प्लेटिनम वायर। ये आपका प्लेटिनम वायर है और ये प्लेटिनम प्लेट है, प्लेटिनम प्लेट, और ये डाइल्यूट H2SO4 है। दिस इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दिस इज योर रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब इसमें दो ऑप्शन है कि अगर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE को जिंक से कनेक्ट किया तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, तो जिंक में ऑक्सीडेशन होगा और इसमें रिडक्शन होगा। लेकिन अगर आपने इस SHE को कॉपर से कनेक्ट किया, कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया, तो कॉपर की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा और कॉपर में रिडक्शन होगा, क्योंकि जो मोर रिएक्टिव होता है उसमें ऑक्सीडेशन होता है और जो लेस रिएक्टिव होता है उसमें रिडक्शन होता है। तो मान लो कि आपने सपोज करो कि इसमें मान लो रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन होगा तो क्या होगा, ये जो डाइल्यूट H2SO4 में H+ आयन है, ये H+ आयन रिडक्शन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे इलेक्ट्रोड से और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगा, बबल्स बनेंगे और बबल्स के रूप में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो जब इसमें रिडक्शन होता है तो इसका जो स्टैंडर्ड वैल्यू होता है E0, अब इसको हम लोग E0 से लिखेंगे, तो E0 2H+/H2 ऐसे लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में। इसका होता है 0 वोल्ट। तो हाइड्रोजन का SHE का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, वो आपका होता है 0 वोल्ट। तो यहाँ पर आपका आ गया ये 0 वोल्ट, ठीक है। तो 0 वोल्ट है, तो जब इसमें रिडक्शन होगा तो ये रिएक्शन होगा और इसका वैल्यू है 0 वोल्ट। और अगर मान लो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो ऑक्सीडेशन होगा तो यही रिएक्शन जस्ट उल्टा होगा, मतलब आपको इसमें हाइड्रोजन गैस पास करना होगा और जब आप हाइड्रोजन गैस पास करोगे तो यही रिएक्शन तुम्हें उल्टा लिख देना है, मतलब H2 जो है
2H+ में कन्वर्ट होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन। तो जब इसमें ऑक्सीडेशन होगा तो इसका ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल H2/2H+, ये भी आपका होता है 0 वोल्ट। दिस इज द 0 वोल्ट। तो ये है आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता है। यहाँ पर SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमको पता है। अब इसी की मदद से हम जो है बाकी जो हमारे पास जिंक है या कॉपर है उसका हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ये है, अब जैसे मान लीजिए हमारे पास था जिंक इलेक्ट्रोड, तो जिंक चूंकि मोर रिएक्टिव है तो जिंक क्या होगा? जिंक होगा आपका लेफ्ट साइड में, ये आपका जिंक राड हो गया, जिंक राड है, और जिंक राड को हमने एक्वस जिंक सल्फेट में मान लो डिप कर दिया, इसका कंसंट्रेशन सपोज 1 मोलर है। दूसरी तरफ हमने SHE लगा दिया, SHE, ये है आपका SHE। इसका डिजाइन देख के ही समझ में आ जाता है कि SHE है, इस तरह से बना होता है SHE। ऐसे इसको कनेक्ट कर दिए और इसको हमने वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे एक साल्ट ब्रिज लगा दिए जिससे सर्किट पूरा हो जाए। ये है आपका सेटअप। अब जिंक आपका जो है मोर रिएक्टिव है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड का काम करेगा, और SHE आपका कैथोड का काम करेगा क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है। तो ये आप इसको आपने क्यों लगाया? क्योंकि इसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है और आपको अपने जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का काम यही होता है कि इसकी मदद से हम जो है अननोन इलेक्ट्रोड, जिंक हमारा यहाँ पे अननोन इलेक्ट्रोड है। अननोन इलेक्ट्रोड का मतलब हुआ कि जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नोन नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन, जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज होगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दूसरी तरफ रिडक्शन होगा, H+ टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यहाँ रिडक्शन हो रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी है हमारी 0 वोल्ट। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं आता है इसकी वैल्यू 0.76 वोल्ट, ये आता है। तो जो तुम्हारा ये 0.676 वोल्ट है इसको हम लोग कहेंगे सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल जो होता है दोनों इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिजल्टेंट होता है। तो अब इसमें टोटल जो टोटल जो सेल पोटेंशियल आया वो 0.76 वोल्ट है, और उसमें से हाइड्रोजन है आपका 0 वोल्ट। तो अगर हम टोटल में से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस कर दें तो हमको जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता लग जाएगा। तो हम अब जिंक का यहाँ पर चूंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे ऐसे E0 का मतलब अब हम इसको स्टैंडर्डाइज कर दिए। स्टैंडर्डाइज करने का मतलब क्या होता है कि हमने अब उसको मेजर कर लिया, तो हमने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। तो अब हम जब इसको स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि E0 Zn/Zn2+, मतलब ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इज इक्वल टू टोटल 0.76 माइनस 0 वोल्ट। तो आपका आ गया आंसर 0.76 वोल्ट। तो इस तरह से आपके जिंक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया 0.76 वोल्ट। ये है इसका वैल्यू, ये हमने मेजर कर दिया। तो इसी मेजरमेंट को बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। मतलब आप किसी चीज़ को मेजर करके बता दें तो उसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू IUPAC रिकमेंडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल should always be written in reduced form। इसको हमें रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो रिड्यूस फॉर्म में अगर हमें उसको लिखना है तो यहाँ तो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। कैसे जान रहे हो ऑक्सीडाइज फॉर्म में है? क्योंकि जिंक देखो यहाँ 0 से 2+ हो रहा है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडाइज फॉर्म में है। तो आपका है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। लेकिन IUPAC के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखना है। तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। 2+, जिंक 2+ इधर लाएंगे, जिंक 0 इधर ले जाएंगे,
और यहाँ ये जो पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब हम इसको लिखेंगे ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn इज इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट। ई हमारा आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। तो हमेशा जो नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, नॉट का मतलब हो गया कि इसको जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से मेजर कर लिया गया है और उसके बाद जो है आपका ए वैल्यू आया है। अब इसी तरह से अगर हम जो है दूसरा जो हमारा कॉपर है, कॉपर का अगर हम निकालने जाएं तो अब चूंकि आपका जो हाइड्रोजन है वो मोर रिएक्टिव देन कॉपर है, तो इसलिए जो है अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन इस साइड में होगा। ये है आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये प्लेट ऐसे जैसे हमने बताया था इसी तरह से इसको हम ऐसे बना देंगे। इसके पिक्चर देख के ही समझ में आ जाता है कि SHE है और इसके अंदर भरा होता है डाइल्यूट H2SO4, ये हो गया SHE। और दूसरी तरफ हम इसमें लगा देंगे कॉपर इलेक्ट्रोड, ये हमारा कॉपर इलेक्ट्रोड हो गया और इसको हमने डिप कर दिया उसी तरह से एक्वस कॉपर सल्फेट में। कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, 1 मोलर ले लो, 0.1 मोलर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको इक्वल रहना चाहिए वोल्ट मीटर और साल्ट ब्रिज से इसको कनेक्ट कर दिए। तो इस तरह से तुमने जो है अब कॉपर का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जा रहे हो। तो जब कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने जाओगे तो अब हाइड्रोजन चूंकि मोर रिएक्टिव है तो क्या होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन हुआ है, इसका जस्ट उल्टा हो कन्वर्ट हो जाएगा 2H प्लस बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। ये होगा आपका ऑक्सीडेशन यहाँ पर एनोड पर। और दूसरी तरफ क्या होगा, Cu2 प्लस टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म कॉपर, इसका क्या होगा रिडक्शन। ये कहाँ पर होगा, इस साइड में। तो अब इसका जो वैल्यू है ऑक्सीडेशन ई नॉट H2/2H प्लस, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 0 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब सेल पोटेंशियल आएगा आपका 0.34 वोल्ट। तो टोटल आया आपका 0.34 वोल्ट, टोटल आया आपका 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट आया। और उसमें से हाइड्रोजन का वैल्यू है 0, तो अब ई नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी रिड्यूस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो यहाँ कोई टेंशन है नहीं। यहाँ तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ था इसलिए आपके पास आया था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, लेकिन IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपको इसको चेंज करना पड़ा, आपको यहाँ पर इसको जो है रिड्यूस फॉर्म में लिखना पड़ा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ऑलरेडी ये कॉपर 2 प्लस रिड्यूस फॉर्म में है, तो टोटल वैल्यू कितनी है 0.34 माइनस 0, तो आपका आंसर आ गया 0.34 वोल्ट। तो ये जो वैल्यू आई इसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से आपने जो है जिंक इलेक्ट्रोड का और कॉपर इलेक्ट्रोड का दोनों का आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया, दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके पास आ गया। तो ये है आपका SHE, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पॉसिबल है। वो डिपेंड करेगा कि किसके साथ आपने इसको कनेक्ट किया है। अगर आपने इसको मोर रिएक्टिव मेटल जैसे कि जिंक के साथ कनेक्ट किया तो जिंक में ऑक्सीडेशन होगा, इसमें रिडक्शन होगा। और अगर आपने इसको जो है कॉपर के साथ कनेक्ट किया लेस रिएक्टिव मेटल के साथ, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर में रिडक्शन होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। तो दोनों इलेक्ट्रोड को, जिंक इलेक्ट्रोड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने SHE से कनेक्ट करके इसका स्टैंडर्ड वैल्यू मेजर कर लिया। तो जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया -0.76 वोल्ट और कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया 0.34 वोल्ट। वो पॉजिटिव में आया क्योंकि कॉपर का ऑलरेडी रिडक्शन हो रहा है, लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन चूंकि हमें इसको रिड्यूस फॉर्म में लिखना था
इसलिए हमें यहाँ पे इसको माइनस लगाना पड़ा, जबकि वास्तविकता यह है कि इसका ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन आईपीएसी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आपका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो हमेशा रिड्यूस फॉर्म में लिखा जाता है, इसलिए इसको जो है रिड्यूस फॉर्म में लिखा गया है। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या होगा, आपने जो है दोनों को मेजर कर लिया। अब दोनों को मेजर कर लिया तो अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो है आगे कैसे और क्या होगा। जब आपने इसको मेजर कर लिया, दोनों की वैल्यू आपको मिल गई, तो अब हमें इसको पता करना है कि एक्चुअल में अब जिंक और कॉपर जो हमारा रियल सेल होता है जिंक कॉपर सेल का, तो उसका टोटल सेल पोटेंशियल क्या आएगा। टोटल सेल पोटेंशियल क्या आएगा, दोनों की अलग अलग वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो अब हमारे पास जो है एक है हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, दिस इज द जिंक इलेक्ट्रोड, और इसको हमने डिप किया है एक्वस जिंक सल्फेट में, जिसका कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर रखा है। दूसरी तरफ हमारे पास कॉपर इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर, इसको हमने डिप किया है एक्वस कॉपर सल्फेट में, जिसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर है, और इसको हमने कनेक्ट किया है वोल्ट मीटर से और साल्ट ब्रिज से। यही हमारा जिंक कॉपर सेल है। और इस सेल को हमने, इसमें इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हें मिल गई रिड्यूस फॉर्म में, E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn माइनस 0.76 वोल्ट, और इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू तुम्हें मिल गई E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu 0.34 वोल्ट। दोनों की स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास है। अब हम अगर इस सेल का सेल रिएक्शन लिखें तो हमें पता है कैसे लिखना है, मतलब सेल फार्मूला। अगर हम इसका सेल फार्मूला लिखें तो क्या होता है, माइनस Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस कंसंट्रेशन 1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन जो कि इंडिकेशन है साल्ट ब्रिज का। दूसरी तरफ 1 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन से आपका जो कॉपर आयन है वो कॉपर में रिड्यूस होता है एट कैथोड साइड। तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड सेल है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सेल। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको मिल गई E0 Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn, कितना मिला, माइनस 0.76 वोल्ट। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू आपको कितना मिला, E0 Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu आया आपके पास 0.34 वोल्ट। तो अब चूंकि ये जो सेल हमारा है, ये सेल हमारा किधर है, राइट साइड में, तो ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू आया है इसको हम लोग E0 R लिख सकते हैं। R का मतलब राइट हैंड साइड, और ये हमारा जिंक जो मोर रिएक्टिव है लेफ्ट साइड में है, तो इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू को हम लोग E0 L लिख सकते हैं। L का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, E0 R। और इधर क्या हो रहा था, कॉपर का रिडक्शन, तो हम लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि E0 कैथोड है, ये हमारा क्या था, कैथोड, ये क्या था, एनोड, ऐसे। तो हम लोग E0 कैथोड भी लिख सकते हैं, इसको रिडक्शन हो रहा है कैथोड, और या हम इसको लिख सकते हैं E0 एनोड, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो तुम्हारे ऊपर है, तुम जैसे चाहो वैसे लिखो। अब चूंकि अब हमें पूरे सेल का E0 सेल निकालना है, E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। ये है आपका वो मेन फार्मूला। E0 सेल इज इक्वल टू होता है आपका E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। तो E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट, तो अब आपके पास राइट की वैल्यू पता है 0.34, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E0 सेल इज इक्वल टू E0 राइट में क्या होता है, कैथोड, तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। ये आपका सेल हो गया। अब इस हिसाब से अगर आप यहाँ पे जो वैल्यू आई है 0.34 एंड 0.76, दोनों की राइट और लेफ्ट दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको नोन है, तो इस हिसाब से अगर हम इसका E0 सेल निकालेंगे तो E0 सेल क्या आ जाएगा, 0.76 माइनस राइट में ये है ना, तो 0.34 माइनस 0.76, तो आ गया आपका 1.1 वोल्ट। यही है आपका, इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। दिस इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो आपके जिंक कॉपर सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा, 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो इस तरह से आपने
स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लिया, और ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला है। चूंकि आप कह रहे हो कि ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल है, तो ये फार्मूला केवल वहीं एप्लीकेबल है जहां सारी कंडीशंस स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड कंडीशन में ही ये फार्मूला लगेगा। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि ये जो ई नॉट सेल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट है, ये फार्मूला एप्लीकेबल ओनली इन स्टैंडर्ड कंडीशन, only in standard conditions of the cell, only in standard conditions of the cell, ये ध्यान रखना है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा उठता है कि अगर ये फार्मूला केवल स्टैंडर्ड कंडीशन में एप्लीकेबल है, तो आखिर ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता क्या है? हम कैसे जाने कि हमारा सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है या नहीं? तो अब आपको हम बताते हैं। पहले मैं आपको कुछ सेल बना के दिखाता हूँ, और उस सेल को आप जो है ध्यान से समझिए कि मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। निगेटिव एक सेल बना रहा हूँ, निगेटिव जिंक ऑब्लिक जिंक 2+, 0.1 मोलर, डबल वर्टिकल लाइन 0.01 मोलर, Cu2+ ऑब्लिक Cu, ये है सेल एट कैथोड, ये एक सेल है। स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी बाद में हम बताएंगे, स्टैंडर्ड वैल्यू आपको हम क्वेश्चन में दे देंगे। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया भी रहेगा कि जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वो बात की बात है, वो आपको दिया जाएगा। अब आपके सामने मैंने एक सेल लिखा, आप इसको देख के बताइए कि क्या ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है या नहीं। तो अब और मुझसे कहा गया कि इस सेल का आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। अगर ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में हुआ तब तो हम ये वाला फार्मूला लगा के तुरंत सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं हुआ तो फिर हम ये वाला फार्मूला सेल पोटेंशियल के लिए नहीं लगा सकते। तो फिर कौन सा फार्मूला लगेगा, और उससे पहले हम पहचान कैसे करें कि हमारा ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है कि नॉर्मल कंडीशन में है? तो देखो, आपको कैसे पता करना है उसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक बता रहा हूँ, पहले उसको ध्यान से समझो। जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन, मैं एक टेबुलर फॉर्म में इसको लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड कंडीशन और नॉर्मल कंडीशन। इसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में आपको बता देता हूँ, उससे आप आसानी से जान जाएंगे कि कंडीशन स्टैंडर्ड है नॉर्मल, हम उसको कैसे जानें। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है कि सबसे पहले आपको दोनों तरफ, जो इधर का आयन है और जो इधर का आयन है, दोनों का चार्ज इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कि दोनों तरफ के आयन का चार्ज क्या है, चार्ज आपको देखना है। तो सबसे पहले चार्ज ऑफ बोथ साइड आयंस should be equal। अगर इक्वल नहीं है, if not equalize them, अगर इक्वल नहीं है तो आप उनको इक्वलाइज करो। तो वही चीज यहां भी, पहला रूल दोनों में सेम है। तो मतलब दोनों तरफ के आयन का चार्ज इक्वल होना चाहिए। अगर नहीं है इक्वल तो इक्वलाइज करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब मान लो चार्ज इक्वल है, जैसे यहाँ 2+ है, यहाँ 2+ है, तो चलो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, यहाँ चार्ज इक्वल है। सेकंड पॉइंट, अब आपको, अगर आपने इक्वलाइज किया, देन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मतलब जितने मोल से आप इक्वलाइज करेंगे should become power of molar concentration। मतलब यहां पर अगर आपने सपोज 1+ होता और आप यहाँ 2 लगा के चार्ज बराबर करते, तो 2 को यहाँ पावर दे देना है। अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया गया होगा तो लॉ ऑफ मास एक्शन में आपको ये बताया गया होगा कि जो नंबर ऑफ मोल्स होता है दैट बिकम्स द पावर ऑफ मोलर कंसंट्रेशन। तो खैर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी सेम रूल होगा। तीसरा पॉइंट क्या आप देखना है
अब आपको देखना है, पहले चार्ज देखना है, और अगर मान लो चार्ज को आपने इक्वलाइज किया, तब आपको जो जितने मोल से आपने चार्ज को मल्टीप्लाई करके, जैसे रेडॉक्स रिएक्शन में आप चार्ज नहीं बैलेंस करते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी अगर चार्ज इक्वल नहीं है तो आपको सुटेबल इंटीजर यूज करके चार्ज को इक्वलाइज करना है। लेकिन जितने से आप चार्ज को इक्वलाइज करेंगे उसको आप मोलर कंसंट्रेशन का पावर दे देंगे। इसके बाद आपको देखना है, लुक एट द कंसंट्रेशन, लुक एट द कंसंट्रेशन। अब आप कंसंट्रेशन देखिए, अगर दोनों साइड का कंसंट्रेशन, ये देखो ये 0.1 है, ये 0.01 है, पहले चार्ज बराबर करो, बराबर नहीं है तो, बराबर है तो कोई बात नहीं, अगर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वगैरह है तो उसका मोल अप्लाई कर दो, मोल लगा दो। उसके बाद लास्ट में आपको देखना है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लास्ट में देखना है। अगर ये दोनों कंसंट्रेशन इक्वल है, लुक एट द कंसंट्रेशन, उसमें इफ दे आर इक्वल, इफ दे आर इक्वल तो वह आपका स्टैंडर्ड कंडीशन होगा, और अगर इफ नॉट इक्वल, इफ नॉट इक्वल तो वो आपका नॉर्मल कंडीशन होगा। अब आप बताइए कि ये सेल नॉर्मल कंडीशन में है कि स्टैंडर्ड कंडीशन में है। सबसे पहले आप चार्ज को देखो, चार्ज बराबर है। चार्ज को बराबर करने के लिए क्या कोई मोल लगाया गया है? नहीं लगाया गया है, तो हमें कंसंट्रेशन पर कोई पावर देने की जरूरत नहीं है। तो अब उसके बाद आप देखिए कि क्या दोनों तरफ का कंसंट्रेशन इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो ये आपका नॉर्मल कंडीशन में ये नॉर्मल सेल है। तो नॉर्मल सेल है, और अगर इसमें आपसे कहा गया कि सेल पोटेंशियल निकालो, इसमें आपसे कहा गया सेल पोटेंशियल निकालो, तो आप यहाँ पर सेल पोटेंशियल निकालने के लिए ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट, ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फार्मूला केवल वहाँ पर एप्लीकेबल है जहाँ पर कंडीशंस आपकी स्टैंडर्ड हो। तो ये कंडीशन आपकी स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए ये आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर यहाँ पर सेल पोटेंशियल निकलेगा कैसे? तो यहाँ पर निकलेगा नस्ट इक्वेशन से, NERNST', नस्ट इक्वेशन, यहाँ पर आपका नस्ट इक्वेशन अप्लाई होगा। तो नस्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल निकालने का फार्मूला है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नस्ट इक्वेशन कहाँ अप्लाई करना है ये हमें पता होना चाहिए। तो नस्ट इक्वेशन वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पर कंडीशन आपकी नॉर्मल हो, और नॉर्मल कंडीशन की पहचान मैंने इस टेबुलर फॉर्म में बता दिया। ये आपका जो है, जो मैंने PDF फाइल भेजा है क्लास नोट का, उसमें सब कुछ सिस्टमैटिक लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको सब समझा रहा हूँ, आप क्लास नोट वहाँ से लिख लीजिएगा, उसके आगे का भी PDF में भेज दूंगा। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा PDF भेजता रहूंगा। तो अब यहाँ देखो, आपके सामने मैंने एक सेल बनाया, और ये सेल आपका नॉर्मल कंडीशन में है। तो अगर इस सेल में कहा जाता कि सेल पोटेंशियल निकालो, तो आपको नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना था। अब मान लीजिए मैं एक और सेल बनाता हूँ, एक और सेल कंस्ट्रक्ट करता हूँ, उसको देखो और बताओ कि क्या वहाँ पे जो है कौन सा फार्मूला लगेगा, नस्ट इक्वेशन लगेगा या नहीं लगेगा। लुक एट दिस, एट द एनोड जिंक जिंक 2+, 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, salt bridge 0.1 मोलर, Ag+/Ag एट कैथोड साइड। इसका स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होता है वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। आपको यहाँ से कहा गया कि आप जो है कैलकुलेट, मैं यहाँ पर एक जनरल लिख दे रहा हूँ, कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, ये कॉमन वर्ड रहेगा, आपको सब में सेल पोटेंशियल ही निकालना है, सेल पोटेंशियल आपको निकालना है। तो ये आपके सामने देखो एक सेल दिया गया है। अब इस सेल को देख के बताओ कि ये सेल कैसा सेल है, स्टैंडर्ड सेल है कि नॉर्मल सेल है। अगर ये नॉर्मल सेल है तब तो नस्ट इक्वेशन अप्लाई करना पड़ेगा सेल पोटेंशियल निकालने के लिए, और अगर स्टैंडर्ड सेल है तो इसी फार्मूला से ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट से ही आपका सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो अब इसमें हमें सबसे पहले क्या मैंने बताया था कि लुक एट द चार्ज, यहाँ 2+ है, यहाँ 1+ है, चार्ज बराबर नहीं है,
तो बराबर करो, तो यहाँ 2 लगा दो, अब चार्ज आपका इक्वल हो गया। या वो खुद 2 लगा के देता, ये भी ध्यान रखो, या तो तुम्हें 2 लगाना पड़ा चार्ज इक्वल करने के लिए, या वो ऑलरेडी मोल लगा के इक्वल करके तुम्हें दिया है। दोनों कंडीशन में जो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको तुम्हें यहाँ पावर पे ले जाना होगा, वही सेम नंबर। तो 0.01 का पावर यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके बाद आपका काम खत्म, अब लास्ट पे जाओ, अब कंसंट्रेशन देखो। तो ये आपका 0.01 है, लेकिन 0.1 का स्क्वायर जब करोगे तो 0.01 ये भी हो जाएगा। तो अब देख रहे हो, पहले जो दिख रहा था कि अनइक्वल है, तो इसीलिए मैंने कहा कि डायरेक्ट आप कंसंट्रेशन पे मत जाओ कि आप कंसंट्रेशन देख लो, अरे कंसंट्रेशन तो अनइक्वल है, तो नॉर्मल कंडीशन है। नहीं, कंसंट्रेशन पे आपको सबसे लास्ट पे जाना है। सबसे पहले आपको चार्ज देखना है, अगर चार्ज इक्वल नहीं है तो चार्ज इक्वल करो, और अगर उसने खुद ही इक्वल करके दिया है तो जो इक्वलाइजेशन के समय में उसने नंबर ऑफ मोल यूज किया है उसको तुम्हें कंसंट्रेशन का पावर दे देना है। कंसंट्रेशन का पावर देने के बाद उसके बाद तुमको देखना है कि क्या तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल हुआ कि नहीं। अब देखो, जो पहले अनइक्वल दिख रहा था अब इक्वल दिख रहा है, तो इसका मतलब कि ये सेल आपका स्टैंडर्ड सेल है, और स्टैंडर्ड सेल है तो इसमें आप ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट वाला फार्मूला लगा के आप जो है सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं बड़े आराम से। यहाँ पर नस्ट इक्वेशन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो दूसरा बताते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको दिया माइनस Zn ऑब्लिक Zn2 प्लस 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, सॉल्ट ब्रिज 0.01 मोलर कंसंट्रेशन, 2Ag प्लस ऑब्लिक Ag। इधर मोल लिखा होना जरूरी है, इधर जिधर सॉलिड होता है, राड है, जिंक राड है, सिल्वर राड है, तो उधर मोल लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। मेन होता आयन में मोल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये आपका कैथोड है, इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दे देगा क्वेश्चन में। अब आपको बताना है कि इसमें भी आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। तो जब इसमें आपको सेल पोटेंशियल निकालना है तो आप इसमें क्या करेंगे, पहले आपको ये पता करना है कि क्या हम ये वाला फार्मूला लगा के इसमें सेल पोटेंशियल निकाल सकते हैं। अगर ये स्टैंडर्ड सेल हुआ तब तो आराम से निकाल लेंगे, लेकिन रुकिए, अभी दिख रहा है, यहाँ दिख रहा था कि कंसंट्रेशन अनइक्वल है, लेकिन पावर लगाने पे इक्वल हो गया तो स्टैंडर्ड बन गया। यहाँ दिख रहा है इक्वल है, यहाँ दिख रहा था अनइक्वल है तो इक्वल हो गया, और यहाँ दिख रहा है इक्वल है। अब यहाँ देख रहे हो मोल लगाया हुआ ऑलरेडी, यहाँ तो तुम्हें लगाना पड़ा लेकिन वो ऑलरेडी लगा के दिया है, तो तुमको इसको क्या करना है, इसको यहाँ पावर पे ले जाना है, वही सेम नंबर पावर पे चला गया। तो अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया 0.0001 मोलर। तो जो चीज इक्वल दिख रही थी, अब देखो ये कंसंट्रेशन क्या हो गया, अनइक्वल। अगर ये अनइक्वल हो गया तो ये आपका नॉर्मल सेल है, मतलब आपका ये सेल नॉर्मल कंडीशन में है, और नॉर्मल कंडीशन में है तब आपका ये वाला फार्मूला यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, नस्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर आपको लगाना है नस्ट इक्वेशन टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, तो ये नस्ट इक्वेशन लगेगा। तो इस तरह से आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिखाया, 3 एग्जाम्पल दिखाया कि कैसे हम पता करते हैं कि हमारा ये जो सेल है स्टैंडर्ड कंडीशन में है कि नॉर्मल कंडीशन में है, और उसका जो सेल पोटेंशियल है वो हम कैसे निकालेंगे। चलो एक सेल और बता रहे हैं, इसको मैं 1 मिनट के लिए छोड़ दूंगा, आप लोग खुद सॉल्व करके रखिए और फिर हमको बताइए कि इसमें क्या होगा। मैग्नीशियम ऑब्लिक Mg2 प्लस 0.02 मोलर, सॉल्ट ब्रिज 0.002 मोलर, 0.002 मोलर, Al3 प्लस ऑब्लिक Al ए है। इसका आपको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड का दिया रहेगा। चलो हम इसको बैलेंस भी कर देते हैं, यहाँ 3 लगा देते हैं, 3Mg2 प्लस यहाँ 2Al3 प्लस। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, क्या ये सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है
या ये सेल नॉर्मल कंडीशन में। आपको मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग जो है, आपके पास रफ होगा, पेन होगा, उस पर आप कैलकुलेट करके देख के अपने पास रखिए, फिर मैं सॉल्व करता हूं, फिर हम चेक करते हैं। आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, डू इट प्लीज। हो गया? कर लिए? हो गया? देखो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 और यहाँ 2 3 जा 6, चार्ज को मोल लगा के इक्वलाइज किया गया है। यहाँ 3 है तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पावर 2 हो जाएगा। अब इसको करोगे सॉल्व 3 के पावर से तो ये कितना आएगा, 2 × 10⁻⁻⁶ ये आएगा। और जब इसको करोगे तो ये कितना आएगा, ये भी आएगा 2 × 10⁻⁶ आएगा ना। तो इस तरह से तुमने देखा, नहीं 2 क्यों, नहीं 2 नहीं होगा, पावर 3 है ना, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 × 10⁻⁻⁶ ये होगा। और ये हो जाएगा आपका 4 × 10⁻⁻⁶। देखा आपने, तो ये हो गया 8 × 10⁻⁻⁶ मोलरिटी, और इसका हो गया कंसंट्रेशन 4 × 10⁻⁶। तो इस तरह से दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ये कंसंट्रेशन आपका अनइक्वल हो गया। अगर ये अनइक्वल हो गया तो ये सेल आपका कैसा हो गया, नॉर्मल सेल हो गया। नॉर्मल सेल हो गया तो आपको यहाँ पे अगर सेल पोटेंशियल निकालना है तो आप क्या अप्लाई करेंगे, नस्ट इक्वेशन। तो इस तरह से आपने देखा कि कहाँ पर नस्ट इक्वेशन लगता है और कहाँ पर इस फार्मूला से अप्लाई होता है। तो अगर आपका सेल नॉर्मल कंडीशन में है तो आपको सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको नस्ट इक्वेशन में जाना पड़ेगा, और अगर आपका सेल स्टैंडर्ड कंडीशन में है तो आप E0R - E0L से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका जो नस्ट इक्वेशन कहाँ पर अप्लाई होगा। अब हम लोग इसके आगे आराम से इसको मिटा दे रहे हैं, क्लास नोट में सब कुछ दिया हुआ है। अब हम लोग आराम से ये सीख सकते हैं कि नस्ट इक्वेशन होता क्या है, नस्ट इक्वेशन कैसे लिखा जाता है किसी सेल के लिए, और फिर नस्ट इक्वेशन से हम लोग कैसे सेल पोटेंशियल निकालते हैं। तो अब हम लोग, हमारा अगला टॉपिक आ गया नस्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल पोटेंशियल निकालना सीख लिया, क्योंकि उसके लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला है, E0 राइट - E0 लेफ्ट, और कुछ करना ही नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो नस्ट इक्वेशन होता है वो क्या होता है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज द नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन, तो नस्ट इक्वेशन कहाँ लगता है, जब कोई सेल नॉर्मल सेल हो। और नॉर्मल सेल की पहचान क्या है कि दोनों तरफ के आयन का चार्ज इक्वल कर लो, है तो अच्छी बात है, नहीं तो कर लो। उसके बाद अगर उसमें मोल लगा है तो उसको पावर दे दो, और लास्ट में देखो कि कंसंट्रेशन की क्या हालत है। अगर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन बराबर है तो वह सेल आपका स्टैंडर्ड सेल है, और उसमें फिर सेल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको E0R - E0 लेफ्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है, आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ का कंसंट्रेशन अनइक्वल हुआ तो वह सेल आपका जो है नॉर्मल सेल है, और उसमें आपको लगाना है नस्ट इक्वेशन। तो नस्ट इक्वेशन क्या होता है, नस्ट ही कहते हैं कि इन अ नॉर्मल सेल, इन अ नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल मतलब नॉर्मल कंडीशन, जो सेल आपका नॉर्मल कंडीशन, इन ए नॉर्मल सेल द देयर इज loss of there is loss of certain amount of electricity, certain amount of electricity, there is loss of certain amount of electricity from its standard value। मतलब जो इसका स्टैंडर्ड वैल्यू है उसमें से सर्टेन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो जाता है। अब अगर आप जिंक
और कॉपर इलेक्ट्रोड को ही ले लो और सोच लो कि वह नॉर्मल सेल है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो जो जिंक का स्टैंडर्ड वैल्यू आया था वो क्या था, ई नॉट Zn2 + Zn, यही था, जिसकी वैल्यू आई थी -0.76 वोल्ट, याद है ना। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो इसमें से लॉस होगा -2.303 RT/NF log कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपॉन जिंक सॉलिड अपॉन जिंक आयन ए। अब ये जिंक चूंकि सॉलिड है तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन क्या ले लेना है, 1 ले लेना है। मतलब जिंक रॉड, जिंक सॉलिड मतलब वो जिंक रॉड की बात कर रहा है। तो जिंक रॉड है, जिंक सॉलिड है, तो तुमने पढ़ा होगा क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में कि अगर कोई कंपोनेंट सॉलिड है या प्योर लिक्विड है तो उसका मोलर कंसंट्रेशन 1 हो जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन। तो देखो क्या हो गया, इतने, ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी इसमें से इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो गया। तो जब लॉस हो गया तो जो बचा वो क्या बचा, तो वो अब कहलाएगा Zn2 + अब यहां से स्टैंडर्ड गायब हो गया। क्यों स्टैंडर्ड गायब हो गया, क्योंकि आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू में से इतने अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का लॉस हो गया। अगर हम इसको राइट लेफ्ट के टर्म में लिखें तो जिंक इधर होता है लेफ्ट में, तो हम इसको इसे लिख सकते हैं ई नॉट लेफ्ट में से -2.303 RT/NF log 1 बाई कंसंट्रेशन ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन, ये हो गया। तो जब ई नॉट लेफ्ट में से इतनी वैल्यू निकल गई तो जो आएगा उसको हम लोग अब EL लिखेंगे। अब स्टैंडर्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड रह कहाँ गया, जैसे मान लो यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, तो 10 - 2, तो अब यहाँ 8 आएगा ना, 10 तो नहीं रहेगा ना, तो उसमें से लॉस हो गया। तो ये आपका आ गया पहला इक्वेशन, इसको बोलते हैं हाफ नस्ट इक्वेशन। दिस इज द हाफ नस्ट इक्वेशन, इसको बोला जाता है हाफ नस्ट इक्वेशन, इसको बोलते हैं हाफ नस्ट इक्वेशन। चलो अब दूसरी तरफ चलो, कॉपर की तरफ। कॉपर में क्या हुआ था, ई नॉट Cu2 + Cu था, माइनस इसमें से भी देखो स्टैंडर्ड वैल्यू में से अगेन वही 2.303 RT/NF, ये सब क्या है आगे बताएंगे, लॉग कॉपर अपॉन कॉपर आयन, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड अपॉन कॉपर आयन। तो फिर वही बात हो गई कि अगर कॉपर सॉलिड है तो सॉलिड का कंसंट्रेशन तो हमें 1 लेना है, तो हम यहाँ पर भी इसको हटा के क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। तो ये हो गया। तो जब इसमें से लॉस हो गया तो अभी क्या बचा, ई, अब नॉट खत्म हो गया, ई Cu2 + रिड्यूस फॉर्म, सब कुछ रिड्यूस फॉर्म में चल रहा है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में कुछ नहीं लेना है, क्योंकि मैंने तुमको बताया ना कि IUPAC रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ क्या रहेगा, रिड्यूस फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे रिड्यूस फॉर्म में है। अब जैसे जिंक जो है लेफ्ट साइड में होता है, ऐसे तुमको ने देखा था जिंक कॉपर सेल में, कॉपर किधर होता है, राइट साइड में, तो ई नॉट राइट -2.303 RT/NF log 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ये हो गया। तो इसमें से निकल गया तो क्या बचा, ER। तो ये है तुम्हारा हाफ नस्ट इक्वेशन ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड, ये है तुम्हारा हाफ नस्ट इक्वेशन ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। अब तो तुम पहुंच गए, अब तो तुम खुद ही कर सकते हो, क्योंकि अब तो इसमें कुछ नहीं है। अब जैसे नॉट रहता था तो क्या करते थे, E नॉट R - E नॉट L, अब तो नॉट गायब हो गया, तो अब तुम जब नॉट रहता था तो E नॉट सेल लिखते थे, अब तुम लिखोगे E सेल। ई सेल को ही कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी को कहा जाता है सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल तो आपका ई नॉट सेल होता है, ये ई सेल है। ई सेल मतलब सेल पोटेंशियल, और EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां पर अब इसको लिखोगे तो ER - EL हो जाएगा। R की वैल्यू पता है, EL की वैल्यू पता है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, ये देखो ये आ गया तुम्हारा, यही आपको निकालना है। अब इसी के आगे यहाँ पे वैल्यू रख दो,
वैल्यू रख दोगे तो तुमको अपने आप पता चल जाएगा। तो रखो, तो इसमें से इसको माइनस करो। तो कैसे माइनस करोगे? तो ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट। चलो ये देखो फिर से वही आ गया ना, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ, ये कॉमन ले लें, 303 आर टी बाई एन एफ ये कॉमन ले लें। अब लॉग दिस माइनस दिस, तो इसको log 1 बाई कॉपर आयन माइनस log 1 बाई जिंक आयन, जब इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लेना, तो आ जाएगा log जिंक आयन ऊपर चला जाएगा अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, ये आ जाएगा। और ये है गया आपका EMF या ई सेल। यही है तुम्हारा जिंक कॉपर सेल के लिए नस्ट इक्वेशन। दिस इज द नस्ट इक्वेशन। ये है आपके जिंक कॉपर सेल का नस्ट इक्वेशन। अब इसमें F क्या है, R क्या है? R है गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। F क्या है? फैराडे कांस्टेंट 96,500 कूलम। T क्या है? टेम्परेचर हमेशा तुमको 298 केल्विन ही लेना है, 25 डिग्री सेल्सियस, चाहे वो टेम्परेचर दे या ना दे, क्वेश्चन में बोले या ना बोले, तुमको सारा कैलकुलेशन 25 डिग्री सेल्सियस पर ही करना है। तुम्हारे लेवल पे जो बोर्ड एग्जाम है और तुम्हारे लेवल पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब में 25 डिग्री सेल्सियस पर ही कैलकुलेशन होना है। तो टेम्परेचर नोन है, फैराडे कांस्टेंट नोन है, गैस कांस्टेंट नोन है। अब बचा एन। एन क्या है? एन है आपका ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन या बैलेंस चार्ज। वही बैलेंस चार्ज जो अभी हम लोग पीछे कर रहे थे, कभी 2 लगा के कभी 3 लगा के, वही दोनों तरफ आयन वाला बैलेंस चार्ज ऑफ आयंस, ऐसे समझ लो। जैसे अभी मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाला लिए थे तो बैलेंस चार्ज कितना आया था? +6, तो एन की वैल्यू 6 हो जाएगी। साइन नहीं लगाना, बस नंबर लिखना है, एन हो जाएगा 6। तो जब ये सारी वैल्यू आर की वैल्यू, टी की वैल्यू, एफ की वैल्यू रख के सॉल्व करोगे, तो यही इक्वेशन जो तुमने अभी निकाला था EMF, ये आ जाएगा आपका ई नॉट आर माइनस ई नॉट लेफ्ट, पूरा सर्कल के सॉल्व करोगे, माइनस 0.0591 अपॉन एन log concentration of zinc ion upon concentration of copper ion। ये है तुम्हारा फाइनल नस्ट इक्वेशन जिंक कॉपर सेल का। ई नॉट आर ई नॉट एल वही है जो अभी आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल में देख रहे थे। राइट वाली वैल्यू मतलब कॉपर वाली वैल्यू या लेफ्ट वाली वैल्यू, चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, EMF इक्वल टू ई नॉट राइट में क्या था? Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu का स्टैंडर्ड वैल्यू, माइनस लेफ्ट में क्या था? जिंक का, तो ई नॉट Zn2 प्लस ऑब्लिक Zn का स्टैंडर्ड वैल्यू, माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। ये हो गया आपका और भी सिंपल नस्ट इक्वेशन। तो ये मैंने जो लिखा है नस्ट इक्वेशन फॉर जिंक कॉपर सेल के लिए लिखा है, आप किसी भी सेल के लिए ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी जिंक कॉपर सेल के लिए लिखा है, फिर इसको मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा, मतलब एक आपको जनरल नस्ट इक्वेशन बता दूंगा, जिससे उस जनरल नस्ट इक्वेशन से आप कोई भी आपको सेल दिया जाए, 1 मिनट के अंदर, 1 सेकंड के अंदर आप नस्ट इक्वेशन लिख लेंगे। और जब आपको नस्ट इक्वेशन लिखने आ जाएगा तो आप उस पे बेस जो न्यूमेरिकल है जिसमें सेल पोटेंशियल निकालना होता है वो आराम से निकाल लेंगे। अब देखो जिंक कॉपर सेल का मैं कोई भी आपको नॉर्मल सेल दे दूं, नस्ट इक्वेशन जिसमें अप्लाई होता है, तुम आराम से इसको सॉल्व करके 1 सेकंड में, अब जैसे जिंक कॉपर में क्या था? जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस, तो वहां एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। जिंक 2 प्लस कॉपर 2 प्लस मतलब 2 चार्ज है तो एन की वैल्यू 2, तो वही चार्ज है, एन जो है चार्ज है। जैसे जिंक और सिल्वर में देखा था, टोटल जिंक पे 2 प्लस, सिल्वर पे 2 प्लस, तो वहां भी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम वाले में देखा था, कितना आया था? +6 दोनों टोटल, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, याद है ना? तो वहां एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। तो वही वो बैलेंस चार्ज की बात कर रहा है, उसी को ट्रांसफरेबल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये अभी हमने आपको जिंक कॉपर सेल नस्ट इक्वेशन, जिंक कॉपर सेल के नस्ट इक्वेशन लिख के दिखाया।
अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा मंडे को, उसमें मैं आपको नस्ट इक्वेशन जनरल बताऊंगा और फिर कई सारे सेल का नस्ट इक्वेशन आपसे लिखवाऊंगा और मैं लिख के भी दिखाऊंगा, और उसके बाद हम लोग उस पर न्यूमेरिकल भी लगाएंगे। तो स्टूडेंट, आज मैंने नस्ट इक्वेशन के बारे में आपको बता दिया। अब इस पे हम लोग और आगे पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल लगाएंगे। और मैंने आज देखो, मैं माइक अपने हाथ में लेके आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब मैं कॉलर पे लगा लेता था तो इसमें साउंड उतना अच्छा नहीं जाता था। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि नहीं, साउंड को लेके बच्चों को प्रॉब्लम है, तो मैं माइक को हाथ में लेके ही कोशिश किया। आई होप कि आप लोगों को जो है साउंड अच्छा आ जाया होगा। बट डोंट वरी, मैंने इसका दूसरा एक नया लेटेस्ट वर्जन जो है माइक, वायरलेस माइक मैंने मंगवाया है, जो मोस्ट प्रोबेबली मंडे तक आ जाएगा। तो फिर ये साउंड की प्रॉब्लम एकदम दूर हो जाएगी। और साउंड के लिए मैंने नया कॉलर माइक मंगवाया है वायरलेस का। ये तो वायर्ड है, इसमें देख रहे हैं वायर्ड है, ये वायर्ड है, तो वायरलेस मैंने मंगवाया है। तो वो ज़्यादा बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मैंने मंगवाया है, तो आई होप कि वो अच्छा करेगा। और आज मैं रियर कैमरा से आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी तक जो है फ्रंट कैमरा से मैं पढ़ा रहा था, अभी इस बार मैंने रियर कैमरा, इसलिए मुझे क्या हो रहा है उस साइड में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। बट आज मैं रियर कैमरा पढ़ा रहा हूँ, तो आई होप आज आपकी विजिबिलिटी अच्छी रही होगी। अगर विजिबिलिटी को लेके कोई दिक्कत आई होगी तो आप ग्रुप में मैसेज डाल दीजिएगा, सर विजिबिलिटी और करिए, हम इस कैमरा को थोड़ा और आगे खिसका देंगे, या मैं कैमरा को थोड़ा जूम पोजीशन में रख दूंगा जिससे थोड़ा और नज़दीक आ जाए। तो अगर ऐसा दिक्कत होगा तो, और अगर दिक्कत नहीं आ रही है, ये साफ साफ सब दिख रहा है, तो हम इसी सेटअप के साथ आगे भी पढ़ाएंगे। और मैं माइक नया मंगवाया हूं, तो आपको जो साउंड की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। तो इसका क्लास नोट मैंने ग्रुप में भेज दिया है, वहां से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, सारा क्लास नोट नोट कर लीजिए। कल मैं नया क्लास नोट एक आगे वाला भेज दूंगा, तो आप लोग उसको एडवांस में लिख लिया करिए, जिससे कि जब यहाँ पढ़ाऊं तो क्लास नोट आपके सामने खुला रहना चाहिए, जिससे आपको बहुत आसानी से कि मैं क्या समझा रहा हूँ वो आपको फटाफट समझ में सब आता चला जाएगा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। ओके, आई होप कि आप लोग सब स्वस्थ रहें, और जो है नेक्स्ट टर्न पे मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।